हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह। आज एक क्लास 6 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, ठीक है, जो भूगोल का है, पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, ये क्लास 6 का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से इसके बारे में जानेंगे और डिटेल से इसके हर कंसेप्ट को समझेंगे। जो भी इसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। और चूंकि देखिए, ये जो है आप क्लास 6 में अगर है तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप हायर क्लास में है तो आपको इसके कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि आज के डेट में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो इसमें एनसीईआरटी का क्या रोल है वो जान रहे हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए आप इसको अब भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय जाया करते आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। ठीक है, ये है फर्स्ट है घूर्णन। ठीक है, फिर उसके बारे में पृथ्वी के परिक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। जनरली हम लोग पृथ्वी की गतियाँ के बारे में, इस चैप्टर का भी नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियाँ जनरली दो महत्वपूर्ण गति होती है। ठीक है, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। ठीक है ना, इसको परिभ्रमण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो गतियों के बारे में जनरली हम लोग अच्छे से जानेंगे और उसके साथ ये इनसे जुड़ा हुआ है ऋतु परिवर्तन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या घूर्णन, परिक्रमण और ऋतु परिवर्तन के बारे में देखेंगे। ठीक, हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी की गतियाँ जनरली हमने अभी बात की कि दो तरीके की गतियाँ करती है। ठीक है, पृथ्वी हमारी दो तरह की गति करती है। एक को बोलते हैं घूर्णन गति और दूसरी को परिक्रमण या परिभ्रमण। ठीक है, तो ये हमारा प्यारा पृथ्वी है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है घूर्णन गति। तो हमने आपको पिछले कक्षा में अक्ष के बारे में बताया था। ठीक है ना, तो आप अक्ष के बारे में देखे होंगे कि पृथ्वी का अक्ष क्या होता है। तो एक पॉइंट होता है या सुई बोल सकते हैं, सुई नुमा बिंदु। एक बिंदु मान लीजिए जिस पर ना पृथ्वी ना क्या हो झुकी हुई होती है ना, उसको क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक है ना, ये एक ग्लोब होता है ना। ठीक है ना, ग्लोब देखे हो ना कि जहाँ एक देखे हो ना कि उसके बीच में ना इस तरह का ग्लोब होता है और उसका एक नीचे स्टैंड होता है। स्टैंड के पीछे कुछ ऐसे लगा होता है और एक ऐसे लगा होता है ऊपर से ऐसे। तो ये जैसे ये झुका रहता है ना इस तरह, तो उसी को क्या बोलते हैं, अक्ष। ठीक है ना, अगर उसी अक्ष के सहारे अगर पृथ्वी घूर्णन करती है। ठीक है ना, मान लीजिए कोई वस्तु है एक बिंदु पर और इसी को ध्यान में रखकर चारों ओर ऐसे अपने चारों ओर नहीं मतलब अपने ही अक्ष पर गोले घूमते, जैसे लट्टू देखे ना, लट्टू एक जगह जब खड़ी हो जाती है वो तो घूमती है। ठीक है ना, एक जगह ही खड़ी होकर पूरा घूमती है ना, उसी समझिए कि उसी गति को क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। ठीक है ना, एक बिंदु पर खड़े होकर कोई भी ऑब्जेक्ट जब गति करने लगे, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं घूर्णन गति। पृथ्वी का भी सेम है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम उसका जो घूर्णन है, घूमना है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना है, क्योंकि क्या बोलते हैं, घूर्णन कहते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जनरली पिछले लेक्चर्स में भी हमने बात कर लिया था कि जो भी अक्ष है, देशांतर है, अक्षांश रेखा है, सारी चीजें काल्पनिक रेखा है। ठीक है ना, तो अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है ना, जो जनरली कितने कक्षीय सतह से कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है जो कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कौन सा समतल कहा जाता है, कक्षीय समतल। इसको समझिए, देखिए एक बिंदु पर ये घूम रही है पृथ्वी। ठीक है, ये अपने अक्ष पर घूम रही है गोले गोले। ठीक है, और चूंकि ये कितने डिग्री अक्ष पर झुकी, तो एक तो जनरली आप सुनते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, लेकिन कक्ष के तल के सारे कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो 66.5 डिग्री। ठीक है ना, ये और उसी पर ये क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। ठीक है ना, और उसी को क्या बोलते हैं, कक्षीय समतल। वो समतल कक्ष द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो जो कक्षीय सतह जो ये इसका कोण बना है ना, उसी को बारे में ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे दूसरी चीज है प्रदीप्ति वृत्त, ये। ठीक है ना, इसको सर्कल ऑफ इनक्लेशन भी बोलते हैं। तो देखिए, आप देखिए पृथ्वी जब घूर्णन करती है ना, तो पता होगा कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक है ना, आप अगर हमारे समय अभी दिन हो रहा है मान लीजिए, तो इसका सिंपल सा बात है कि हमारे जो सूर्य है वो क्या है, हमारे जिस भाग में है वहाँ चमक रहा है। ठीक है ना, तो उसी तरह आपको पता है कि पृथ्वी गोल है,
तो सूर्य का कोई एक ही भाग वाला हिस्सा ही उसको दिखाई दे सकता है, सामने रह सकता है, क्योंकि गोल है तो वो एक साथ पूरा चीज़ नहीं दिखाई दे सकती है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पूरी तरह गोल है, अगर आप सामने से देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको भी सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई देगा, पीछे वाला उसका हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा होगा। आप एक जगह खड़े होकर उसको देखेंगे तो पीछे वाला आपको हिस्सा नहीं दिखाई देता है। तो ठीक सेम चीज़ वही होता है। ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी सूर्य के सामने जब पड़ती है, एक पृथ्वी मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है। पृथ्वी थोड़ा छोटा है, मान लीजिए बन गया है, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि एक हिस्सा है इसका है, ये इसके वाले हिस्से पर इसका प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है। तो जो हिस्से पर प्रकाश पड़ रहा है क्या होगा, वहाँ दिन होगा। और चूंकि आपको जान है कि पृथ्वी अपने आप पर हमेशा घूमती है, तो ये अभी मान लीजिए यहाँ पर दिन है, लेकिन जब जैसे ये घूमे तो ये वाला जो पीछे वाला हिस्सा है वो भी तो आगे आएगा और ये पीछे जाएगा, तो फिर यहाँ दिन होगा और वहाँ रात हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ें होती है। तो पृथ्वी पर हमेशा एक साथ दिन और रात नहीं होता, ठीक है ना। पूरी पृथ्वी पर एक साथ कभी दिन और रात नहीं होता है, ठीक है ना, लगभग, ठीक है ना। तो एक तरफ दिन होता है, एक तरफ लगभग समझिए कि रात होता है इस तरफ। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी पूरी तरह उसकी आकृति क्या है, एक गोलाकार, मान लीजिए गोलाकार है। और गोलाकार सतह को हम सिर्फ एक तरफ से एक ही चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है ना। एक वाले भाग को दूसरे वाले हिस्से उसको हम दिखाई नहीं देगा। तो वही चीज़ है, देखिए, जहाँ तक ना पृथ्वी का ना, जहाँ तक ना सूर्य का लाइट पड़ रहा है ना, मान लीजिए इस इलाके में इतने वाले भाग पर सूर्य का लाइट पड़ रहा है, ठीक है ना, और इतने वाले भाग पर नहीं पड़ रहा। तो इतने वाला जो हिस्सा है ना, इसको, ये वाले हिस्से को, इसी को बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त, ठीक है ना। प्रदीप्ति वृत्त समझ में आया किसको बोलते हैं? जहाँ सन का लाइट पड़ता है उसको बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त या सर्कल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। ये थोड़ा जान लेते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त, ठीक है। जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। देखिए, चूंकि जो घूर्णन करती है ना एक चक्कर, तो अपने अक्ष पर ना एक चक्कर कितने लगा लेती है पृथ्वी? 23 घंटा में, ठीक है। 23 घंटा 26 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। इतने में वो एक चक्कर पूरा कर लेती है, इसको याद रखिएगा। अक्ष पर एक चक्कर पूरा करते हैं, इसी वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होती है, ठीक है ना। इतने 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में वो अपने अक्ष पर पूरा कर लेती है, उसी वजह से क्या होता है? दिन और रात होता है। सिंपली चीज़ मैंने बताया कि पृथ्वी पर जो दिन और रात होता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। इसके कारण पृथ्वी जो घूम रही है ना, घूर्णन गति, और घूर्णन इसको करने में, देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट है और यहाँ ये वाला हिस्सा ना ऐसे घूमना चालू हुआ, तो इस हिस्से को ना फिर दोबारा यहाँ आने पर ना इसको कितना समय लग जाता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है ना। लगभग मान लीजिए 24 घंटा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना जनरली बोलचाल की भाषा में कि 24 घंटे की जो दिन और रात होता है, कितने घंटे का होता है? टोटल 24 घंटे का, ठीक है। तो एक दिन हम लोग पूरा मान लेते हैं कितने का? 24 घंटे का। तो ये है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता होगा कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे थोड़ा समझते हैं। देखिए, अब समझते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति। देखिए, परिक्रमण क्या होता है? आप मंदिर में जाते हैं ना, आप सुने होंगे, देखे होंगे कि मंदिरों में जाते हैं तो हम लोग कभी परिक्रमण करते हैं, ठीक है ना। तो परिक्रमण, देखिए, बीच में मंदिर होता है, फिर हम लोग जो उसके एक घूमने वाला पथ होता है, तो हम लोग उसके चारों ओर मंदिर को क्या करते हैं? ऐसे घूमते हैं गोले गोले, ठीक है ना, राउंड। मान लीजिए कोई 5 बार लगाता है, 11 बार लगाता है, कोई 51 बार भी लगाता है, ठीक है। तो ऐसे घूमते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? परिक्रमण, ठीक है ना। सिंपल चीज़ है ना, सिंपल चीज़ ये पृथ्वी के लिए भी। देखिए, पृथ्वी की जो बीच में क्या है? एक सन है, ठीक है ना। बीच में क्या है? ये सन है। और सन, चूंकि पता है कि सौरमंडल, हम लोग पीछे पढ़े थे कि सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? ये सन है। और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही क्या हो रही है? अन्य जो सारी ग्रह हैं और बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, ये इनकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। किसकी? सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी भी इसकी परिक्रमा कर रहा है, ठीक है ना। चारों ओर क्या कर रहा है? घूम रहा है, ठीक है। किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। याद रखिए, किसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण? पृथ्वी। देखिए, इसमें दोनों का काम कर रहा है, सॉरी, सूर्य का और पृथ्वी दोनों का काम कर रहा है, ठीक है ना। पृथ्वी अपने की ओर है और सूर्य अपने की ओर है, ठीक है ना। तो ये दोनों खींच कर ना अपने एक ऐसा लाइन है जहाँ पर ना ये पूरी तरह ना इधर आ पाता है और ना इधर,
और इसी पथ पर क्या होते हैं, ये परिक्रमण करता है इसी, ठीक है ना, इसको। और ये कैसा पथ है, दीर्घवृत्ताकार पथ है, ठीक है ना। कैसा पथ है, दीर्घवृत्ताकार, याद रखिएगा। देखिए यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी कम है, लेकिन यहाँ की दूरी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ की दूरी कम है, लेकिन यहाँ की दूरी क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे जो पथ है ना, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार, याद रखिए। हायर क्लास में आप उपसौर और अपसौर के बारे में पढ़ेंगे, वो जनरली इसी गति से, परिक्रमण गति से ही संबंधित होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अभी उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। यही है पृथ्वी की परिक्रमण गति। सूर्य के चारों ओर जो वो पृथ्वी ना अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा लगाती है ना, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, उसका पृथ्वी का परिक्रमण गति, ठीक है ना। वो अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य की परिक्रमा भी लगाती है, ठीक है ये। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में, ठीक है, पृथ्वी की गति को क्या बोलते हैं, परिक्रमा गति। जो सूर्य के चारों ओर जो इस एक कक्ष में पृथ्वी गति करती है उसी को क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति, ठीक है। फिर आगे चलते, पृथ्वी 1 वर्ष या 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, और हम लोग 1 वर्ष 365 दिन का मानते हैं, और तथा यह सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। जनरली देखिए जो परिक्रमा होता है ना, जो सन था, ठीक है, ये जो है परिक्रमा कर रही थी पृथ्वी। तो ये जो परिक्रमा कर रही है ना पृथ्वी, ये परिक्रमा करने में जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई, तो यहाँ से फिर इसको दोबारा आने में कितना लगता है, लगभग 365 दिन, ठीक है ना, 365 दिन और 6 घंटा, ठीक है। 365 दिन 6 घंटा 24 मिनट ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सिंपली मान लेते हैं 365 दिन और 6 घंटा, याद रखिए। तो ये 365 दिन और 6 घंटे का इसका क्या लगता है, ये एक परिक्रमण पूरा चक्कर पूरा करने में इसको पूरा टोटल समय लगता है, ये पृथ्वी का। तो अब इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिए हम लोग जनरली 365 एक दिन बोलते हैं कि एक साल कितने का होता है, इसी को ध्यान में रखा हमारा 1 वर्ष बना। पृथ्वी को 1 वर्ष, पृथ्वी की जो ये परिक्रमण गति है ना, इसी को हम लोग क्या मानते हैं, अपना वर्ष, 1 वर्ष मानते हैं, ठीक है। 1 वर्ष किससे कंप्लीट होता है, जुड़ा है हमारा ये पृथ्वी की परिक्रमण गति से हमारा, ठीक है ना। कोई बोलेगा ना कि हम लोग वर्ष किस आधार पर मनाते हैं, तो वर्ष मनाने का तरीका है हमारी हमारी पृथ्वी की जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है ना, उसके आधार पर यह तय होता है, ठीक है। तो ये 4 घंटे, देखिए 6 घंटा क्या होता है, शेष रह जाता है। तो 6 घंटा मान लीजिए 4 सालों में जोड़ेंगे, तो 6 घंटा जोड़ेंगे तो 24 घंटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये 24 घंटा एक दिन बढ़ जाता है ना। तो 24 घंटा जब बढ़ जाता है तो वैसी दिन को 24 घंटा जब बढ़ गया तो एक दिन हो गया कंप्लीट, पूरी एक दिन हो गया। ऐसे तो 6 घंटा बढ़ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 24 जब 4 साल हो गए तो 24 घंटा बढ़ गए, तो 24 घंटा हो गए। तो एक दिन हम लोग कैलेंडर में अपना एक दिन और बढ़ा दिए और उस दिन को रख दिए, और उस साल को बोलते हैं लीप वर्ष। वो लीप वर्ष कितने दिन का होता है, 366 दिन का। सिंपली समझ में आया। वो पृथ्वी, ये भी किससे जुड़ा है, पृथ्वी की परिक्रमण गति से, ठीक है ना। तो वर्ष का जो हमारा कैलेंडर है वो किससे जुड़ा है, पृथ्वी की परिक्रमा गति से, ठीक है। तो ये इसको आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। फिर अतिरिक्त दिन को फरवरी में हमें जोड़ दिया जाता है, और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। क्योंकि जनरली फरवरी 28 दिन का ही होता है, तो ये पता हो कि जो हमारा कैलेंडर है, जो सभी महीनों में सबसे कम दिन इन्हीं का होता है, 28 का ऐसे जनरली लगता है। तो जब लीप वर्ष होता है ना, तो इसमें एक दिन जोड़ दे देते हैं, तो ये 29 दिन का हो जाता है, ठीक है। ये आगे हम लोग चलते हैं, ठीक। ये देखिए ऋतु परिवर्तन है, और ऋतु परिवर्तन जनरली जुड़ा हुआ है। देखिए आप इसको अच्छे से इमेज को समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए ये यहाँ और यहाँ पृथ्वी की दूरी क्या है, कम है कि नहीं है। और यहाँ पृथ्वी की जो है सूर्य से क्या है, ज़्यादा दूरी पर है, ठीक है ना। देखिए और देखिए ये उत्तरी गोलार्ध है। देखिए उत्तरी गोलार्ध इस समय झुका हुआ है। ये कब का समय है, याद रखिए। देखिए ये जरूर, ये जून का, देखिए ये जून का समय है। कब का समय है, जून का समय है। तो ये जून के समय में ऐसे झुका हुआ है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध इसकी की ओर झुका हुआ है, तो यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध क्या है, सूर्य की ओर झुका हुआ है, क्योंकि सूर्य की किरणें इस पर सीधी पड़ेंगी, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा उष्मा इसको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ
गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है ना, 21 जून को। और ये कब दिन ऐसा बनता है, तो 21 जून, ठीक है ना। कर्क रेखा पर उस दिन क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। तो जून जनरली समझे कि जून के महीने में ये इधर ऐसा सीधे पड़ता है, इस पर उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, इस पर झुका होता है सूर्य की ओर, और वहाँ गर्मी पड़ती है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ, आपको आता है सितंबर महीना, ठीक है ना, ये सितंबर। तो सितंबर में देखिए ये उत्तरी गोलार्ध इसके ठीक यहाँ ऐसे पड़ता है, देखिए यहाँ उत्तरी गोलार्ध भी पड़ा और यहाँ ये वाला गोलार्ध भी पड़ा, ठीक है ना। तो ये जनरली इस दिन क्या होता है ना कि जो हमारी जो पृथ्वी का जो सूर्य का प्रकाश है वो विषुवत रेखा पर सीधा चमकते पड़ता होगा आपको। तो ये ना ज़्यादा कर्क रेखा की ओर झुका होता है ना मकर रेखा की ओर इस महीने में, ठीक है ना। तो ये बीच की ओर होता है, जहाँ दोनों ओर समान गर्मी पड़ती है, तो ये आपको याद रखना। फिर आता है ये आता है दिसंबर का महीना, देखिए। और ये क्या है, देखिए ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, देखिए उत्तरी गोलार्ध देखिए इधर हो गया और दक्षिणी गोलार्ध किधर झुक गया है, इसकी ओर झुक गया सूर्य की ओर। तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध पर ज़्यादा गर्मी प्राप्त होगी, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें यहाँ मिल रही है डायरेक्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं मार्च में। तो मार्च में देखिए क्या होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध वाला जो है ये सीधा पड़ रहा है, और यहाँ भी दक्षिणी गोलार्ध वाला, लेकिन देखिए यहाँ चमक रहा था, लेकिन यहाँ क्या होता है ना कि देखिए इस समय ना विषुवत वृत्त पर होता है, ठीक है। विषुवत वृत्त पर इस समय थोड़ा चमकता है, ना तो ये ज़्यादा कर्क रेखा की ओर होता है और ना ही ज़्यादा मकर रेखा की ओर होता है। तो ये विषुवत वृत्त मतलब विषुवत रेखा के ऊपर ज़्यादा चमकता है, ठीक है ना। ये तो ये आपका मैप था, हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ भी गया होगा। देखिए जून माह में ये उत्तरी ध्रुव इसके की ओर सन की ओर झुका होता है, ठीक है। फिर जो सितंबर आता है तो ये चूंकि विषुवत रेखा की ओर ये झुका, ना ज़्यादा कर्क रेखा की ओर झुका होता है ना ज़्यादा मकर रेखा की ओर, ठीक है। ये फिर ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में ये ईस्ट की ओर झुका होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखेंगे कब, दिसंबर के महीने में, और इस समय कड़ाके की गर्मी पड़ती है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में भी गर्मी पड़ती है, पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस डे मनाया जाता है वो गर्मी के दिनों में मनाया जाता है, ठीक है ना। ये क्योंकि ये वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में इसमें गर्मी पड़ती है, ठीक है। ये फिर उसके बाद आएंगे ये जो क्या है, फिर ये वही सेम चीज़ होगा, विषुवत वृत्त पर पड़ता है यहाँ पर सेम चीज़। यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा की ओर दोनों की ओर समान ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये मार्च का महीना होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ऋतु परिवर्तन समझते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो उसके कारण होता है। पृथ्वी की घूम रही है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। स्थिति में क्या हो रहा है परिवर्तन, कभी उत्तरी गोलार्ध उसके सामने पड़ रहा है, कभी दक्षिणी गोलार्ध, कभी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें पड़े तो सूर्य की किरणें मतलब कि सीधा पड़ रही है, तो इस वजह से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है ना। अब समझ में आ गया कैसे होता है ऋतु परिवर्तन, मुझे लगता होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। 21 जून की स्थिति समझते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहती है, ठीक है ना। ये जनरली क्या होता है, जो उत्तरी ध्रुव है हम लोग देख रहे थे, उत्तरी ध्रुव देखिए ये वाला सिचुएशन था, उत्तरी ध्रुव पर लगातार यहाँ पड़ रही है, ठीक है ना। तो इधर तो गर्मी पड़ता ही है और उत्तरी ध्रुव पर देखिए, और यहाँ तक भी उत्तरी ध्रुव पर पड़ रहा है। तो इस समय और इस समय तक यहाँ लगातार 6 महीने का दिन होता है, यही उत्तरी गोलार्ध वाले हिस्सा, ठीक है ना। यहाँ इसीलिए आप कभी पढ़े होंगे ना कि जो उत्तरी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव पर, तो उत्तरी ध्रुव वाले हिस्से पर क्या होता है 6 महीने के दिन होता है इस समय। और अभी इस समय देखिए, इस समय जो ना यहाँ देखिए इस पर ना बिल्कुल नहीं सनलाइट पड़ रहा, तो ये क्या है, अंधेरा है। तो यहाँ 6 महीने की रात हो गई देखिए। फिर यहाँ देखिए मकर रेखा पर क्या हो रहा है, लाइट पड़ रहा है, ठीक है ना। तो मकर रेखा पर लाइट पड़ रहा है तो मकर रेखा पर इधर दिन हो गया, और उत्तरी ध्रुव पर नहीं पड़ रहा था, यहाँ पर क्या हो गया, मकर रेखा देखिए, ये नीचे दक्षिणी ध्रुव पर लाइट पड़ रहा है और उत्तरी ध्रुव पर नहीं, तो उत्तरी ध्रुव पर यहाँ रात हो गया और यहाँ दिन हो गया। तो इसीलिए प्रति आप सुने कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात और दिन होती है, ठीक है। ये कैसे होती है, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 21 जून को इन क्षेत्रों, ठीक है ना, जो उत्तरी ध्रुव है में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है ना। 21 जून वाला जो दिन होता है ना, जो उत्तरी गोलार्ध में जनरली बोले तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को
सबसे अधिक लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि इस दिन जो सूर्य की किरण है वो सीधी कर्क रेखा पर होती है। ठीक है ना, किस पर होती है? कर्क रेखा पर होती है। और कर्क रेखा से ध्रुव की नज़दीकी क्या है? कम है। कम का मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि जो सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन बिंदु है क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होती है, और कर्क रेखा के इधर वो नहीं जाती है। तो सबसे उत्तरोत्तम बिंदु क्या है? कर्क रेखा ही है। ठीक है ना, सबसे यही मैक्सिमम यहीं तक जा सकती है। तो यहीं से इसके अगर मान लीजिए विषुवत वृत्त है और एक यह कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के विषुवत वृत्त की अपेक्षा तो कर्क रेखा से इसकी दूरी कम ही है ना। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरी दूरी कम है, मतलब इसकी अपेक्षा इसकी दूरी कम है। ठीक है, तो मैं उसका बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस समय जो उत्तरी गोलार्ध में होता है कंप्लीट कि सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनात कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? उत्तरी अयनात, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसे ग्रीष्म अयनात भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये इसको याद रखेंगे। उत्तरी अयनात और ग्रीष्म अयनात कोई पूछ देगा तो क्या हो, किसको कहेंगे? क्योंकि 21 जून को जब सूर्य क्या होता है? कर्क रेखा पर सीधी चमकती है, तो इस दिन क्या होता है? सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है ना, और इस घटना को ही क्या बोलते हैं? उत्तरी अयनात या ग्रीष्म अयनात बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? ठीक है, समझ में आया, मुझे लगता होगा आ जाएगा। ठीक है, ये फिर वही दक्षिणी ध्रुव पर लगातार रात होती है। ठीक है ना, मैंने दिखाया था आपको उसमें पिक्चर में भी कैसे रात होती है। तो उस समय दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती है? लगातार रात होती है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। ये अब पढ़ते हैं 22 दिसंबर की स्थिति। 22 दिसंबर की स्थिति। ठीक है, तो हमने अभी 21 जून वाला पढ़ा था और 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है? सीधी पड़ती है। हमने देखा भी था कि उस समय जो है मकर रेखा वाला हिस्सा मकर रेखा पर उस दिन सीधे चमकती है सूर्य की किरणें। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधे चमकती है। ठीक है ना, और मकर रेखा भी दक्षिणी ध्रुव से क्या है? उसकी नज़दीकी क्या है? अब विषुवत की अपेक्षा क्या है? कम है। ठीक है ना, ये तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव से के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर क्या होती है? सूर्य की किरण क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जनरली इस दिन चूंकि सूर्य की किरणें की इधर चमक रही है तो मकर रेखा की ओर, और यहाँ से उसको कर्क रेखा और उधर की ओर कहेंगे उत्तरी ध्रुव वृत्त की ओर, तो उधर तो बहुत कम ही प्रकाश जाएगा। उत्तरी ध्रुव की ओर तो जा ही नहीं पाता है, तो वहाँ तो लगातार रात, मतलब कि लगातार रात होती है। ठीक है ना, ये तो वहाँ रात होती है। और अगर कर्क रेखा वाले इलाके की ओर पड़ता है तो कर्क रेखा वाले इलाके में क्या होती है? उतनी भी लाइट नहीं पहुँच पाती, मतलब इस समय कड़ाके की ठंडी चलती है। ठीक है ना, ये इसीलिए देखिए क्या होती है? मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन। ठीक है, इस दिन क्या होगा? इस समय दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन तथा छोटी रातें होती है। ठीक है ना, और ग्रीष्म ऋतु इस समय चलता है। ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या चलता है? ग्रीष्म ऋतु। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। ठीक है ना, इस समय क्या कहा जाता है? इसको दक्षिणी अयनांत। जब कर्क रेखा पर चमकती है जब कर्क रेखा पर चमकती है तो उसको ग्रीष्म अयनांत या उत्तरी अयनांत, जब मकर रेखा पर चमकती है तो उसको दक्षिणी अयनांत या ठीक है दक्षिणी अयनांत कहेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में इस समय ग्रीष्म ऋतु होती है, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्या मनाया जाता है? क्रिसमस। ठीक है ना, क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस समय ग्रीष्म ऋतु होती है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया की जो है मकर रेखा इसके ठीक बीच से गुजरती है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है ना, आप इसका मैप में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से ठीक बीच से गुजरती है मकर रेखा। तो इस समय तो वास्तविक में यहाँ तो गर्मी पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है, इस कारण से क्या होता है कि जो स्थिति है यहाँ जो मतलब कि इस समय बहुत गर्मी पड़ती है मकर रेखा इलाके की। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा समझते हैं इक्विनॉक्स क्या होता है। ठीक है ना, ये इक्विनॉक्स क्या होता है? ये देखिए ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ये फॉल इक्विनॉक्स। कभी कभी होता है ना कि इन दोनों बीच में ना, देखिए यहाँ पर तो ये कर्क रेखा पर सीधा चमक रहता है और यहाँ मकर रेखा पर, लेकिन यहाँ मैंने बताया कि ये जो यहाँ जब पृथ्वी होती है ना तो उस समय ना इसका ना तो ये कर्क रेखा की ओर झुका होता है और ना ही मकर रेखा की ओर। ये इसकी जो सूर्य की किरण है किस पर सीधा पड़ती है? विषुवत वृत्त पर। ठीक है ना, विषुवत रेखा पर। ठीक है ना, तो विषुवत रेखा पर से, और हम लोग जानते हैं कि विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा वैसी है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर सूर्य की यहाँ स्थिति है तो इधर भी उतना ही प्रकाश जाएगा और इधर भी
उतना ही प्रकाश जाएगा, ठीक है। तो दोनों गोलार्ध में क्या होता है, सेम प्रकाश हो जाए। तो उस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये बीच में है, इधर भी उतना ही पड़ेगा और इधर भी उतना ही, तो उस दिन पूरी पृथ्वी पर क्या ऐसा होता है, दिन और रात बराबर होता है। और इसी घटना को क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। ये 2 दिन होता है, ठीक है ना। एक 23 मार्च को होता है और एक 23 सितंबर को होता है, ठीक है। 23 मार्च और 23 सितंबर को, ये याद रखिएगा। देखिए 21 मार्च एवं 21 मार्च होता है, वो गलत। 21 मार्च एवं 23 सितंबर होगा, दिसंबर नहीं, 23 सितंबर को सूर्य की किरण विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, ठीक है ना। विषुवत वृत्त पर क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, ठीक है ना। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर क्या होता है, रात व दिन बराबर होती है। इसे विषु कहा जाता है या इक्विनॉक्स कहा जाता है, ठीक है ना। विषु कहा जाता है या इक्विनॉक्स के, तो विषु की स्थिति यही है, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को, यहाँ 23 दिसंबर नहीं है, ठीक है ना, सितंबर होगा, इसको आप दिसंबर सितंबर। तो उस दिन क्या होता है कि ये जो है, जो सूर्य की किरण है विषुवत रेखा पर सीधी चमकती है, ठीक है। और सूर्य की स्थिति यही होती है, तो दोनों गोलार्धों में समान प्रकाश जाता है, ठीक है ना। और इस दिन और रात बराबर होते हैं, तो इसी घटना को कहा जाता है विषुव या इक्विनॉक्स, ठीक है ना। तो ये था हमारा, हम लोग का आज का कंप्लीट, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं। 23 सितंबर को, सॉरी 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ठीक है ना। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, बसंत ऋतु, ठीक है ना। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, बसंत ऋतु। और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे कि आप अगर इंडिया में हम लोग रह चुके रहते हैं, तो देखिएगा कि मार्च वाले महीना जो होता है काफ़ी सुहावना होता है। आप उत्तरी बिहार, सॉरी मतलब उत्तरी भारत में रहेंगे तो देखेंगे, तो यहाँ ये समय जो होता है, ये इसको बसंत का मौसम बोलते हैं, ठीक है ना। ये और जो हमारे यहाँ जो क्या होता है, जो सितंबर वाला महीना होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये शरद ऋतु, ठीक है ना। वो क्या होता है, शरद ऋतु। और वही ठीक चीज उल्टा हो जाता है 23 सितंबर वाले में, ठीक है ना। 23 सितंबर में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु, ठीक है ना। ये क्यों होता है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। क्योंकि उस समय ना क्या होती है, उस समय वो जो सूर्य होता है, वो मकर रेखा से कहाँ आता है, विषुवत की ओर आता है। तो धीरे धीरे गर्मी कम होती है, एकाएक तो होती नहीं है, तो इस वजह से होता है। और इस समय क्या होता है कि विषुवत, और 21 मार्च को क्या होता है कि विषुवत रेखा से पृथ्वी कर्क रेखा की ओर आती है, ठीक है ना। विषुवत रेखा से क्या होती है, जो सूर्य की किरणें होती है और कर्क रेखा की ओर उत्तरायण होने लगती है सीधा, ठीक है ना। तो उस अवस्था में ये ऐसी स्थिति देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग एक बार थोड़ा सा 2 मिनट में फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार आपको भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पृथ्वी की गतियाँ के बारे में देख रहे थे, ठीक है ना। तो पृथ्वी की गतियाँ के बारे में पढ़ रहे थे, ये चैप्टर 3 है क्लास 6 का। और हमने 3 गतियों के बारे में देखा, घूर्णन, परिक्रमण और ऋतु परिवर्तन, ठीक है ना। ये 2 गति और एक ऋतु परिवर्तन के बारे में हमने समझा, क्योंकि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की स्थिति से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, पृथ्वी की गतियों से ही जुड़ा हुआ है, तो ये हमने समझा। तो घूर्णन के बारे में हमने समझा, ठीक है ना, कि अपने अक्ष पर वो जो घूमता है, ठीक है ना, और उसके कारण ही दिन और रात होती है, समझ में। तो ये हमने उसके बारे में, ठीक है ये। और फिर क्या आपने देखा कि प्रदीप्ति वृत्त, जिसको सर्कल ऑफ इंक्लेशन बोला जाता है। तो सर्कल ऑफ इंक्लेशन क्या होता है कि एक ऐसी एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है ना, काल्पनिक लाइन होती है, जो क्या होती है ना, दिन और रात को क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है ना। जो दिन और रात को विभाजित करती है उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त या सर्कल ऑफ इंक्लेशन, ठीक है ना। और चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में घूम लेती है, ठीक है ना, अपना एक चक्कर लगा रहती है, जिसको हम लोग बोलचाल में 24 घंटा के आसपास बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं कि 24 घंटा, एक और दिन और रात होने में कितने, लगभग 24 घंटा होता है, ठीक है ना ये। तो हमने प्रदीप्ति वृत्त के बारे में जाना। फिर परिक्रमण के बारे में हमने जाना कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या होती है, परिक्रमा करती है, ठीक है ना। अपने अक्ष पर घूमते हुए क्या करती है, उसकी परिक्रमण करती है। और हमने उदाहरण के लिए आपको दिखाया, जैसे हम लोग भगवान को पूजा करते हैं, चारों ओर उसका मंदिर के घूमते हैं, तो उसी को से हुआ जुड़ा हुआ। और परिक्रमण देखें, और सूर्य के चारों ओर की स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। और इसको पूरा होने में लगभग 365 दिन लग जाता है। 365 दिन हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, 365 दिन
6 घंटे, वास्तविक में 365 दिन 6 घंटे लगता है, लेकिन हम बोलचाल में इसको 365 दिन कहते हैं। लेकिन इसी चीज़ को 6-6 घंटे को क्या जोड़ते जाएँ, अगर 4 सालों तक जोड़े तो 24 घंटा हो जाता है, और एक 24 घंटा मतलब एक दिन बढ़ गया, ठीक है। तो एक दिन बढ़ गया तो हम लोग इसको, तो जो चौथा साल होता है ना, उसमें एक दिन जो हम लोग जोड़ देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, और वो जो साल होता है 366 दिन का होता है, ठीक है ना। और उसमें हम लोग सिर्फ इसमें किस महीने में जोड़ते हैं एक दिन, तो फरवरी में हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। क्यों जोड़ते हैं हमने बता दिया, ठीक है। और ऋतु परिवर्तन के बारे में देखिए, ये हमने दिखाया है सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण, पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी की स्थिति से ही जुड़ा हुआ है ऋतु परिवर्तन, कि कैसे ये दक्षिणी गोलार्ध जब बढ़ता है तो सीधा अगर चमकता है इस पर, तो उस समय इस पर गर्मी ग्रीष्म ऋतु होगा। जब उत्तरी गोलार्ध में चमकेगा सीधा, तो उस समय वहाँ ग्रीष्म ऋतु होगा। और जब विषुवत पर चमकेगा तो वहाँ ना ज़्यादा गर्मी होगा और ना ही ज़्यादा ठंड होगा, ठीक है ना। और दिन रात क्या होगी, बराबर होगा। और जब उत्तरी गोलार्ध पर सीधा चमकेगा तो यहाँ दिन अधिक होगी और रात छोटी होगी, ठीक है ना। और जब दक्षिणी गोलार्ध पर चमकेगा तो दिन बड़ी होगी दक्षिणी गोलार्ध पर और रातें छोटी होंगी, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने इसके बारे में जाना, ठीक है ना। तो ये ऋतु परिवर्तन के बारे में हमने जाना, 21 जून की स्थिति, ठीक है ना। और इस 21 जून की स्थिति को ही क्या होते हैं, इसको ग्रीष्म अयनात या उत्तरी अयनात भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये और दक्षिणी ध्रुव पर इस समय क्या होती है, लगातार रात होती है, ठीक है ना। 22 दिसंबर की स्थिति में इसमें ग्रीष्म इसको अयनात कहा जाता है, ठीक है ना। और क्योंकि यह मकर रेखा पर सीधी चमकती है, ठीक है ना। और इस समय ये कड़ाके की गर्मी पड़ती है। और क्रिसमस, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस मनाया जाता है अभी, ठीक है। तो ये था। फिर हमने इक्विनॉक्स के बारे में समझा। ये 2 दिन होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर की घटना, ठीक है ना। इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए जो था। तो चलिए, थैंक यू। आपको अगर इतना तक पहुँचे हैं, देखें हैं तो, और आपको अगर अच्छा लगेगा तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट के रूप में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद काफ़ी।